स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे KVS PRT के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण लगभग 100 प्रश्नों को, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो अब टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं क्लास पे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, वधोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए दिया है वध प्लस उत्सव, ऑप्शन बी वध प्लस उत्सव, ऑप्शन डी वधु प्लस उत्सव या ऑप्शन डी वधु प्लस उत्सव। वधोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वधु प्लस उत्सव। और ये कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ स्वर संधि है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। उ और उ मूल के बड़ा उ हो गया है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो दिया है शुद्ध है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, ये शुद्ध है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत उदाहरण दिया है संधि विच्छेद का। ऑप्शन ए दिया है महा प्लस ओज, ऑप्शन बी दिया है पौ प्लस अक, ऑप्शन सी दिया है नौ प्लस इक या ऑप्शन डी परो प्लस उपकार। कौन सा संधि विच्छेद गलत है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो ऑप्शन डी जो दिया है परो प्लस उपकार, ये गलत है, जबकि ये होगा पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार होगा और इसमें तब होगा ये परोपकार, और इसमें गुण स्वर संधि है। और ये 9 प्लस इक से क्या होगा? तो ये होगा नाविक, और इसमें आयादी संधि है। और पौ प्लस अक से क्या होगा? पावक, और इसमें भी आयादी संधि है। और महा प्लस ओज से क्या होगा? तो ये होगा महौज, और इसमें वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करना है। तो जो इसमें उच्च श्रृंखलता दिया हुआ है, आपको बताना है इसका कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध होगा। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो उच्च श्रृंखलता दिया है, ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? ऑप्शन ए दिया है करण तत्पुरुष, ऑप्शन बी अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी युधिष्ठिर, कौन से इसका समास विग्रह का पद क्या होगा? आपको तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये सारे समास दिए हुए हैं, करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो आपको बताना है ये तत्पुरुष समास के कौन से भेद के अंतर्गत आएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ये आएगा अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए दिया है करण कारक, ऑप्शन बी अपदान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक या ऑप्शन डी संबंध कारक। राम सीता से सुंदर है, तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसमें अपदान कारक है, क्योंकि इसमें तुलना की जा रही है। तो जिसमें तुलना हो वहां पे अपदान कारक, और जिसमें अलगाव हो वहां पर भी अपदान कारक होता है। जैसे कि मान लीजिए राम घर से विद्यालय जाता है, तो इसमें भी अपदान कारक होगा। और जैसे कि
ब्रिज से बंदर कूदा, तो इसमें भी अलगाव हो रहा है, तो इसमें भी अपादान कारक होगा। और करण कारक का भी चिन्ह से ही होता है, लेकिन ये साधन के अर्थ में होता है। जैसे कि राम चाकू से फल काटता है, तो इसमें भी करण कारक होगा। अगर साधन के अर्थ में जहाँ प्रयोग होगा से, तो वहाँ पे करण कारक होगा। और संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, और संबंध कारक का होता है का, के, की और रा, रे, री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन ए दिया है आर्य भाषा परिवार, ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन सी देव भाषा परिवार या ऑप्शन डी भारोपीय भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो जो इसका करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा परिवार का संबंध कन्नड़ भाषा का द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन ए दिया है ज, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी स। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो जो इसमें करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन ए, जो ज दिया है ये स्पर्श संघर्षी है। देखिए च, छ, ज, झ और इया ये सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। जबकि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं स, स और ह, ये होते हैं आपके संघर्षी व्यंजन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचशास्त्र में संधि विच्छेद है, आपको बताना है सचशास्त्र में कौन सा संधि विच्छेद है, इसका कौन सा शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन ए दिया है सच प्लस शास्त्र, ऑप्शन बी सत प्लस शास्त्र, ऑप्शन सी सत प्लस शास्त्र या ऑप्शन डी सच प्लस शास्त्र। सचशास्त्र का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सत प्लस शास्त्र से मिलके सचशास्त्र बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए दिया है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक या ऑप्शन डी संबंधवाचक। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसमें है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। आपको बताना है ये कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए दिया है सरल वाक्य, ऑप्शन बी उपवाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये एक मिश्र वाक्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। ऑप्शन ए दिया है संदेहवाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक या ऑप्शन डी आज्ञावाचक। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी संकेतवाचक है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, ये एक संकेतवाचक वाक्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? ऑप्शन ए दिया है विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी अव्यय पदबंध, ऑप्शन सी क्रिया पदबंध या ऑप्शन डी संज्ञा पदबंध। कौन पदबंध का भेद नहीं है? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो ये अव्यय पद है ये कोई पदबंध का भेद नहीं है। बाकी विशेषण पदबंध भी होता है, क्रिया पदबंध भी होता है और संज्ञा पदबंध भी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन ए जापानी भाषा, ऑप्शन बी चीनी भाषा, ऑप्शन सी फ्रांसीसी भाषा या फिर ऑप्शन डी पुर्तगाली भाषा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, काजू का संबंध है जो पुर्तगाली भाषा से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए दिया है नदी, ऑप्शन बी व्याघ्र, ऑप्शन सी सरिता या ऑप्शन डी शेर। नाहर का बताना है कौन सा पर्यायवाची शब्द है।
तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नाहर का पर्यायवाची शब्द है शेर। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी द्विकर्मक या ऑप्शन डी सकर्मक। मीरा जोर से हंसी। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये है एक अकर्मक वाक्य है। अकर्मक वाक्य में जैसे आपका हंसना आ गया, रोना आ गया या फिर सोना आ गया, ऐसे जितने भी आपको वाक्य में दिख जाए वहां पे अकर्मक वाक्य होता है, जिसमें कि कर्म ना हो रहा हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए दिया है निर्देशक, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी उपदेशक या ऑप्शन डी विवरण। कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो उपदेशक दिया है यह कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। बाकी निर्देशक, लाघव और विवरण ये सभी विराम चिन्ह के प्रकार हैं। देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द का शुद्धवर्तनी बताना है। जो इसमें महात्म्य दिया हुआ है इसका शुद्धवर्तनी क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है महात्म्य, ऑप्शन बी महात्म्य, ऑप्शन सी महात्म्य या ऑप्शन डी महात्म्य। कौन सा शुद्धवर्तनी होगा? महात्म्य क्या? तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो इसमें महात्म्य है इसमें आधा तो और आधा म होगा, ये शुद्धवर्तनी है। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी सौरसेनी, ऑप्शन सी ब्राह्मणी या ऑप्शन डी अर्धमागधी। तो आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिंदी जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है विदेशज, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तत्सम या ऑप्शन डी तद्भव। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका लोटा, बाल्टी, ये सब जितने भी शब्द हैं ये सब देशज शब्द हैं। देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन बी बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन डी अत्यंत नगण्य वस्तु या ऑप्शन डी अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बहुत लंबी वस्तु यानी शैतान की आंत। देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ऑप्शन ए दिया है अनुमान, ऑप्शन बी एकावली, ऑप्शन सी परिकर या ऑप्शन डी कारणमाला। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह अनुमान अलंकार का उदाहरण है, लक्षण है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन, यह अनुमान अलंकार का लक्षण है। देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है जय भारत किसकी रचना है। ऑप्शन ए दिया है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त या ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। जय भारत के रचनाकार कौन है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये है मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त की कुछ प्रमुख रचनाएं मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे भारत भारती हो गया, साकेत हो गया, भारत भारती, साकेत हो गया, जयद्रथ व्रत होगा, जयद्रथ व्रत हो गया, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन और आज का अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया?
ऑप्शन ए दिया है मूर्ति पूजा का विरोध, ऑप्शन बी जाति प्रथा का खंडन, ऑप्शन सी स्त्री पुरुष की समानता, या ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया, बल्कि मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन और हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन, इन सभी का उपदेश दिया था कबीर जी ने। अब देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए वक्रोक्ति, ऑप्शन बी अन्योक्ति, या ऑप्शन सी समासोक्ति, या ऑप्शन डी रूपक काव्य। पद्मावत क्या है? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यह एक समासोक्ति है, यह है एक समासोक्ति। इसमें आपको 4 वाक्यांश दिए हैं, तो आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया है किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही, ऑप्शन बी दिया है जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो, ऑप्शन सी दिया है तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, या फिर ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, ये तीनों के तीनों वाक्य शुद्ध रूप में लिखे हैं, इसमें ऑप्शन डी होगा कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, तीनों भाग शुद्ध हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए दिया है पल्स पोलियो से बचाव के लिए, ऑप्शन बी शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, ऑप्शन सी सबसे सरलतम उपाय। तो किस भाग में त्रुटि है? पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, किस भाग में त्रुटि है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसमें दिया है सबसे सरलतम उपाय, जो कि इस भाग में त्रुटि है, क्योंकि अगर सरलतम लग गया तो वहां पे सबसे नहीं लगेगा। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए दिया है सरदार पटेल से अच्छी, ऑप्शन बी इस देश में फिर नहीं हुआ, ऑप्शन सी राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक। अगर आपको सीरीज में पूछे तो सबसे पहले होगा सरदार पटेल से अच्छी, राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक इस देश में फिर नहीं हुआ। तो आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। अगर किसी भाग में त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी बताना है। तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सरदार पटेल से अच्छी, जो यहाँ पे अच्छी दिया है ये गलत है, यहाँ पे बल्कि अच्छा होना चाहिए था, फिर ये करेक्ट होता। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमिलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो आपको रचनाकार का नाम दिया है और उनकी रचना दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सी रचना किसकी है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी आपको मैं बता दे रहा हूं कौन किसका रचना है। जो इसमें नागमती वियोग वर्णन दिया है ये किसका होगा? ये होगा ऑप्शन 3 से, यानी मलिक मोहम्मद जैसी से नागमती वियोग वर्णन। और जो ऑप्शन बी दिया है ब्रह्म राक्षस, वो किससे होगा? तो वो होगा मुक्ति बोधक से, यानी ऑप्शन 4 से। और जो इसमें ऑप्शन सी दिया है झूठा सच, वो किससे होगा? तो वो होगा ऑप्शन 2 जो यशपाल दिया है उससे संबंधित है। जो झूठा सच के लेखक है वो यशपाल हैं। और जो इसमें असाध्य वीड़ा दिया है यह किसका है? तो यह है अज्ञेय का।
सज्जनानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। यानी आपका क्रम हो गया 3 4 2 1। जो नागमती वियोग वर्णन है वो है मलिक मोहम्मद जैसी का। ब्रह्म राक्षस जो है वो है मुक्ति बोध का। और जो झूठा सच है वो यशपाल का है। और असाध्य वीड़ा है अज्ञेय का। तो आप लोग देख लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली या ऑप्शन डी दोहावली। कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कवितावली है तुलसीदास की रचना वो ब्रजभाषा में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी मगही। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कन्नौजी आती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? ऑप्शन ए कानन कुसुम, ऑप्शन बी करुणालय, ऑप्शन सी प्रेम पथिक या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो प्रेम पथिक है जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना वो जो है अतुकांत शैली में लिखी गई है। देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए जयद्रथ वध, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी नील देवी या ऑप्शन डी साकेत। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो नील देवी रचना है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है। बाकी जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत ये तीनों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक खाली स्थान व्यवस्था है। ऑप्शन ए दिया है मानकीय, ऑप्शन बी क्रमिक, ऑप्शन सी आंतरिक, ऑप्शन डी आदर्श। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक खाली स्थान व्यवस्था है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए होगा मानकीय। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए वाण्योचित्य, ऑप्शन बी वाण्यचित्य या ऑप्शन सी वाण्यचित्य या ऑप्शन डी वाणौचित्य। कौन सा सही संधि विच्छेद है वाणी प्लस औचित्य का? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो वाण्योचित्य दिया है ये इसका सही संधि विच्छेद है। और ये कौन सी संधि है? तो यह वृद्धि संधि है। देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है अनुवीक्षण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनु प्लस इक्षण, ऑप्शन बी अन प्लस विक्षण, ऑप्शन सी अनु प्लस इक्षण या ऑप्शन डी अनु प्लस इक्षण। अनुवीक्षण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अनु प्लस इक्षण से मिलके बनेगा अनुवीक्षण और इसमें यड़ संधि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतऋतु का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए सी प्लस ऋतु, ऑप्शन बी सीता प्लस ऋतु, ऑप्शन सी शीत प्लस ऋतु या ऑप्शन डी शीत प्लस ऋतु। शीतऋतु का संधि विच्छेद कौन सा है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शीत प्लस ऋतु से मिलके शीतऋतु बनेगा। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी नेपाली। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो नेपाली है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बाकी पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। देखते हैं 14वां प्रश्न।
14वां प्रश्न है, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन बी डॉक्टर रघुवंश, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग या ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है हवा में हस्ताक्षर। देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भोपाल में जो है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी मेवाती या ऑप्शन डी बघेली। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो मेवाती है वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी जो मगही है वो भोजपुरी हिंदी की बोली है, और कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है, और बघेली जो है ये छत्तीसगढ़ हिंदी की बोली है। देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? तो आपको बताना है युधिष्ठिर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन सी न तत्पुरुष। तो कौन सा युधिष्ठिर में किस समास का उदाहरण है युधिष्ठिर? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अलुक तत्पुरुष का उदाहरण युधिष्ठिर। देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, 8 अध्याय है जिसमें, यह किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय है जिसमें यानी अष्टाध्यायी। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व या ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बहुब्रीहि। 8 अध्याय है जिसमें यानी अष्टाध्यायी, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी श्रृंगार या ऑप्शन डी करुण रस। कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो श्रृंगार रस है वो विभत्स का विरोधी है। विभत्स रस का विरोधी है श्रृंगार रस। देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक या ऑप्शन डी करण कारक। राजा भिक्षुक को दान देता है, तो इसमें करेक्ट आंसर है वो है संप्रदान कारक। किसी को अगर कुछ वस्तु दिया जाता है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, 3 वेड़ियां मिलती है जहां, यह किस समास के उदाहरण है? यानी त्रिवेणी, 3 वेड़ियां मिलती हैं जहां। ऑप्शन ए दिया है तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तो 3 वेड़ियां मिलती हैं जहां, त्रिवेणी, इसमें कौन सी समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए संदेहवाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक या ऑप्शन डी संकेतवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह एक इच्छावाचक वाक्य है। देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनें। आपको बताना है शब्द दिया हुआ है उसका पर्यायवाची कौन सा है। तो 23वां प्रश्न कौन सा दिया है? यातुधान। यातुधान का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए वसन, ऑप्शन बी आग, आग नहीं है ये आग है, ऑप्शन सी अश्व, ऑप्शन डी निशाचर। यातुधान का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी होगा निशाचर। निशाचर जो है वो यातुधान का पर्यायवाची है। देखते हैं आज का अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 24वां प्रश्न।
आपको रात का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए धाम, ऑप्शन बी त्रियामा, ऑप्शन सी अमी या ऑप्शन डी पयस। रात का पर्यायवाची क्या होगा? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी होगा, त्रियामा जो है वो रात का पर्यायवाची शब्द है। देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है ग्रीवा। ग्रीवा का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी कलाई, ऑप्शन सी पृष्ठ, ऑप्शन डी गर्दन। तो आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो गर्दन है वो ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी अपदान या ऑप्शन डी संप्रदान। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें करण कारक है। बस से, तो यहाँ पे साधन के अर्थ में से प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसमें करण कारक है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? ऑप्शन ए न तत्पुरुष, ऑप्शन बी अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष या ऑप्शन डी बहुब्रीहि। वाचस्पति किस समास का उदाहरण है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह एक अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है वाचस्पति। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी कारणवाचक, ऑप्शन सी परिणामवाचक या ऑप्शन डी संबंधवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है इसमें कारणवाचक अव्यय, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं चौथा प्रश्न। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 4 तथा 5, आपको बताना है पर्यायवाची शब्द। तो आपको इसमें चौथे में समुद्र का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए दिया है अर्णव, ऑप्शन बी विश्वंभर, ऑप्शन सी उदक या ऑप्शन डी तुंग। तो समुद्र का क्या पर्यायवाची है? तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्र का पर्यायवाची है अर्णव, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है सौदामिनी का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए दिया है दारा, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी गंगोत्री या ऑप्शन डी व्यापारी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सौदामिनी का पर्यायवाची है विद्युत। देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है? तो आपको बताना है संरचना का 3 पर्यायवाची शब्द जो एक समान हो और जो इसमें एक ऑप्शन है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है वो कौन सा है। ऑप्शन ए संगठना, ऑप्शन बी रचना विन्यास, ऑप्शन सी उद्भावना या ऑप्शन डी विरचित। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें जो उद्भावना दिया है यह एक गलत पर्यायवाची है। बाकी संरचना का मतलब संगठना भी होता है, रचना विन्यास से भी होता है और विरचित से भी। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी विस्मय। तो आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्रोध। देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन ए कुंडलियां, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी दोहा या ऑप्शन डी सोरठा। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुंडलियां का। देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है सच्छास्त्र का उचित निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए दिया है सत प्लस छास्त्र, ऑप्शन बी सच प्लस छास्त्र, ऑप्शन सी संच प्लस शास्त्र या ऑप्शन डी सत प्लस शास्त्र। तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सच्छास्त्र का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सत प्लस शास्त्र से मिलके सत्शास्त्र बनेगा और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कौटिल्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए मृदुलता, ऑप्शन बी आर्तव, ऑप्शन सी मार्दव या ऑप्शन डी आर्जव। कौटिल्य का विलोम।
तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आर्जव। कौटिल्य का विलोम होता है आर्जव। देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है अब पढ़कर क्या होगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी पूर्वकालिक या ऑप्शन डी द्विकर्मक। अब पढ़कर क्या होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया। आपको किसी भी अगर शब्द के वाक्य में कर लगा हुआ दिख जाए तो उसमें पूर्वकालिक क्रिया होता है। जैसे नहाकर, खाकर, खेलकर, ये सभी पूर्वकालिक क्रिया हैं। देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ऑप्शन ए दिया है ओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी ह या ऑप्शन डी छ। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ए और ए दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और ओ और औ का तो कंठोष्ठ है। ओ और औ का तो कंठोष्ठ है। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया हुआ है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो इसमें शुद्ध दिया हुआ है वो दिया है ऑप्शन सी अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। बल्कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे निरपराध नहीं होगा, निरपराधी होगा। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें मुझे डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होगा, निरपराध होगा या निरपराधी होगा। देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है जुगुप्सा किस राशि का अस्थाई भाव है। ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी भयानक, ऑप्शन सी विभत्स या ऑप्शन डी रौद्र। जुगुप्सा किस राशि का अस्थाई भाव है। तो यह है ऑप्शन सी विभत्स रस का अस्थाई भाव है जुगुप्सा। देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है निह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है। का सही संधि शब्द कौन सा है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी निष्कलंक। ये शुद्ध है, बाकी ये गलत है तीनों। ये होगा निष्कलंक। देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है। ऑप्शन ए क्रमागत, ऑप्शन बी अन्वयागत, ऑप्शन सी परागत या ऑप्शन डी तथागत। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए कौन सा समुचित शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अन्वयागत, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला। देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए पौ प्लस अन, ऑप्शन बी पो प्लस अन, ऑप्शन सी पौ प्लस न या ऑप्शन डी पो प्लस अवन। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी पो प्लस अन और इसमें अयादि संधि है। देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए नारिकेल, ऑप्शन बी चुगलखोर, ऑप्शन सी आतिशबाजी, ऑप्शन डी लफंगा। संकर शब्द कौन सा है। तो जो इसमें ऑप्शन बी दिया है चुगलखोर, यह एक संकर शब्द है। देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है अवनी का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए धरा, ऑप्शन बी शशांक, ऑप्शन सी अंबर या ऑप्शन डी सितारा। तो अवनी मतलब होता है धरती, तो आपको बताना है अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये होगा अंबर यानी आकाश। अवनी का विलोम होगा आकाश यानी अंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी म, ऑप्शन सी झ या ऑप्शन डी ठ। कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जो ह दिया है ये एक संघर्षी व्यंजन है। इसमें स
और ह, ये चारों के चारों संघर्षी व्यंजन है। और स्पर्श संघर्षी पूछ ले तो वो है च, छ, ज, झ, इया, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्य विधा से संबंधित है? ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी रेखा चित्र या ऑप्शन डी नाटक। माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यह एक रेखा चित्र है। देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी या ऑप्शन डी मगही। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो मगही है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि ये एक भोजपुरी हिंदी की भाषा है। बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली है। देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए विद्या सुंदर, ऑप्शन बी चंद्रावली, ऑप्शन सी नई चाल में ढली, ये होगा हिंदी नई चाल में ढली, ऑप्शन डी कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विद्या सुंदर, जो है बांग्ला भाषा से अनुदित है। देखते हैं 24वां प्रश्न और आज का अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 24वां प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली यानी उपाधि दी थी? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी कादिर, ऑप्शन सी बनारसी दास या ऑप्शन डी सुंदर। महाकवि राय की उपाधि किसे दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुंदर को महाकवि राय की उपाधि दी थी मुगल बादशाह शाहजहां ने। देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो आपको बताना है, रचना दिया हुआ है और उसकी विधा क्या है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी निर्मला जो है वो उपन्यास है, और चिता का फूल जो है वो एक निबंध संग्रह है, और वरदान जो है कहानी है, और भारत दुर्दशा यह एक नाटक है। तो ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और 4 का डी का 1। पहला क्वेश्चन दिया है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी सहायक क्रिया, ऑप्शन सी अकर्मक या ऑप्शन डी सकर्मक। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसमें अकर्मक क्रिया है। इसमें अकर्मक क्रिया है, जैसे सोना हो गया, रोना हो गया, खेलना हो गया, ये सभी अकर्मक क्रिया हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। आपको इसमें मनोरम बताना है, जो इसमें रेखांकित शब्द है वो मनोरम है, तो आपको मनोरम का बताना है ये कौन सा विशेषण का भेद है। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें है वो है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। इसमें जो दिया हुआ है रेखांकित शब्द, इसमें अत्यंत आपको बताना है यह क्या है।
तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यह एक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है उत से निर्मित शब्द है। ऑप्शन ए अवकाश, ऑप्शन बी उपकार, ऑप्शन सी उच्चारण, ऑप्शन डी अध्ययन। उत से निर्मित शब्द है तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत प्लस चारण से मिलके उच्चारण बनता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। ऑप्शन ए बच्चापन, ऑप्शन बी बचावन, ऑप्शन सी बचावपन या ऑप्शन डी बचपन। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बचपन। पन प्रत्यय जोड़ने से बच्चा में बन जाएगा बचपन। देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी आज्ञावाचक, ऑप्शन सी निषेधवाचक या ऑप्शन डी संयुक्त। बादल घिर आए और बारिश होने लगी तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यह एक संयुक्त वाक्य है। इसमें और है तो और यह एक संयुक्त वाक्य है। और से जो भी वाक्य जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो यानी आपको इसमें बताना है, जो इसमें रेखांकित शब्द है वो है, आपको बताना है इसमें। 1 मिनट रुक जाइए। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वो है भौरे। भौरे का आपको बताना इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मधुकर, ऑप्शन बी मधुप, ऑप्शन सी जलज या ऑप्शन डी भ्रमर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भौरा का पर्यायवाची जलज नहीं है। बाकी मधुकर, मधुप, भ्रमर ये सभी भौरे के पर्यायवाची हैं। देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर खाली स्थान थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वो है आपका अनुरक्ति। तो बताना है इसमें अनुरक्ति का विपरीत अर्थ वाले शब्द यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है क्रोध, ऑप्शन बी रिक्ति, ऑप्शन सी गिलानी या ऑप्शन डी विरक्ति। तो जो अनुरक्ति का विलोम होगा वो होगा विरक्ति। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी भगवान पर विरक्ति थी। देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है आज आकाश में खाली स्थान छाए हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आएगा शब्द। ऑप्शन ए दिया है जलज, ऑप्शन बी जलधि, ऑप्शन सी जलद या ऑप्शन डी नीरज। आज आकाश में तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आज आकाश में जलद यानी बादल छाए हैं। जो जलद है वो बादल का पर्यायवाची है। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है जिजीविका, ऑप्शन बी चतुरानन, ऑप्शन सी जीविका या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जिजीविका। जो पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है उसका एक रेखांकित शब्द होगा जिजीविका। देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। आपको बताना है यह मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए कठिन कार्य होना, ऑप्शन बी आसान कार्य होना, ऑप्शन सी प्रयत्नशील होना या ऑप्शन डी असंभव कार्य होना। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कठिन कार्य होना। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है यानी कठिन कार्य होना। देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। आपको बताना है जो इसमें दिया हुआ है रेखांकित शब्द चरण कमल, आपको बताना है यह किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए कर्मधारय,
ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व या ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। चरण कमल में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसमें कर्मधारय समान है। जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसमें कर्मधारय समान होता है। तो जो कमल है वो चरण के समान है। देखते हैं 13वां प्रश्न। तेरहवां प्रश्न है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। आपको गंगा तट का बताना है इसमें कौन सा समास है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। इसमें गंगा तट यानी गंगा का तट, इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए कुंज, ऑप्शन बी आली, ऑप्शन सी भ्रमर या ऑप्शन डी खद्योत। भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है भ्रमर। भ्रमर जो है वो भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द है। देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या आप आज्ञावाचक वाक्य। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो यह एक आज्ञावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन आपके सामने है चारों, आप लोग देख लीजिए कौन सा शुद्ध है। तो जो इसमें शुद्ध है वो है ऑप्शन ए, यह है स्वतंत्र। जो दिया है स्वतंत्र, ये शुद्ध है, बाकी ये तीनों गलत हैं। देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, सघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी थ, ऑप्शन सी ब या ऑप्शन डी स। सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण कौन होते हैं? तो हर वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण जो होते हैं वो सघोष वर्ण होते हैं। तो इसमें जो ब दिया है ऑप्शन सी, यह एक सघोष वर्ण है। बाकी प ये अघोष है, थ भी अघोष है। देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, उष्म व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी म या ऑप्शन डी ज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ह जो है या उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन चार होते हैं, कौन से? स, स और ह, ये उष्म व्यंजन है। देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए दिया है सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन बी सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन सी सूरज प्लस उदय या ऑप्शन डी सूरज प्लस उदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूर्य प्लस उदय से सूर्योदय बनेगा और इसमें गुण संधि है। देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए अमृत, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी काठ या ऑप्शन डी आंचल। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो अमृत दिया है यह एक तत्सम शब्द है। देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो दिया है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह एक शुद्ध वाक्य है। देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, गोदान के रचयिता हैं। तो आसान क्वेश्चन है, इसे टाइम वेस्ट ना करते हैं, इसका आंसर बताता हूं मैं आपको। इसका करेक्ट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। आपको इसमें रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद, इसमें जो स्वतंत्रता है इसका आपको बताना है, यह कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वतंत्रता है यह एक भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 24वां प्रश्न, आज का अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो
तो 24वां प्रश्न है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का उचित भेद है। इसमें जो रेखांकित शब्द है वह है स्वयं। तो आपको स्वयं का बताना है, यह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यह एक निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन बताना है। तो जो इसमें रेखांकित शब्द है वह है जनता। तो आपको जनता बताना है, यह कौन सा वचन है। ऑप्शन ए दिया है एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यह एक वचन शब्द है। जनता जो है एक वचन शब्द है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।